गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स डिस्कशन वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो की स्लाइड के अंदर देख सकते हो कि आज की जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसमें भारत की पुनः नियुक्ति की गई है एक सदस्य के रूप में। तो अपन कार्यकारी बोर्ड के बारे में जानेंगे और साथ में ही यूनेस्को के बारे में जानेंगे कि ये क्या काम करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है और कार्यकारी बोर्ड है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। दूसरी स्लाइड है दोस्तों, उसमें असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट 2021 अभी आई है, जो जारी की गई है। तो ये कौन जारी करता है और इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण जो हाईलाइट है वो भी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तीसरी स्लाइड के अंदर दोस्तों IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बांग्लादेश के अंदर काउंसिल स्तर की जो मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी 21वीं दोस्तों। बैठक इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ये संगठन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इसके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपको स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा, कौन आयोजित कर रहा है, क्या इसका मकसद है, और साथ में लास्ट इससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ दोस्तों विज्ञान भारती है जो एक मूवमेंट है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको मैं स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों सिंधु नदी डॉल्फिन के अपन बात करेंगे कि ये क्यों सुर्खियों के अंदर है और ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी जानेंगे। उससे अगली स्लाइड के अंदर ट्राइफेड आदि महोत्सव, आदि महोत्सव है, कब शुरू किया गया था, ये किस मकसद से शुरू किया गया है और ट्राइफेड जो संस्था है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और ये क्या काम करती है, ट्राइफेड के बारे में भी अपन जानेंगे दोस्तों। और अगली स्लाइड के अंदर जो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार हैं दोस्तों बाबा साहेब पुरंदरे, उनका देहांत हो गया है, तो उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों USOF एक फंड है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दूरसंचार विभाग का एक फंड है दोस्तों, और उस फंड के बारे में जानेंगे और ये क्यों न्यूज़ के अंदर है ये भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सेबी के द्वारा एक निवेशक चार्टर है वो जारी किया गया निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए, तो उसके बारे में भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपन यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ ये क्यों सुर्खियों के अंदर है। भारत को 2021 से लेके 2025 तक 4 साल के लिए यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है दोस्तों उसका फिर से सदस्य बना गया, यानी पहले भी भारत सदस्य था और उसको वापस यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बनाया गया। दूसरी न्यूज़ ये है दोस्तों, अपन को कार्यकारी बोर्ड के बारे में जानना है कि कार्यकारी जो बोर्ड है उसके अंदर 58 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 58 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 4 वर्ष होता है, 4 साल का कार्यकाल होता है। तो ये तीसरी चीज़ याद रखनी। अगली चीज़ ये याद रखनी है दोस्तों, यूनेस्को है उसके अंदर कितने मेंबर है? 193 मेंबर है, उसमें से 58 सदस्य हैं वो कार्यकारी बोर्ड के अंदर 4 साल के लिए चुना जाता है और भारत को फिर से चुना गया है, ये याद रखना दोस्तों। अब आपको यूनेस्को के बारे में बताते हैं। यूनेस्को के दोस्तों सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है दोस्तों। आप हिंदी के अंदर भी इसको देख सकते हो। और ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग 14 संस्थाएं ऐसी हैं जो विशेष एजेंसी हैं, उसमें से एक यूनेस्को भी शामिल है। ये दोस्तों जैसा कि इसके फुल फॉर्म के अंदर इसका काम छिपा हुआ है, ये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। ये संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है और विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी ये कार्य करती है दोस्तों। इसके 193 मेंबर हैं और लेकिन इसका हेडक्वार्टर याद रखना दोस्तों, इसका मुख्यालय है यूनेस्को का वो पेरिस के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर है ये यूनेस्को के बारे में अपन ने जाना। चलिए अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों असर रिपोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो दोस्तों, एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट 2021।
ठीक है दोस्तों, ये एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी की जाती है। एनजीओ प्रथम के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है दोस्तों, पिछले 15 साल से लगातार इस एनजीओ के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात यह है कि दोस्तों ये केवल ग्रामीण क्षेत्र, एनजीओ प्रथम के द्वारा अपनी रिपोर्ट हर साल केवल ग्रामीण भारत की जो बच्चे वगैरह हैं उनकी सर्वेक्षण करता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र का नहीं करता। 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट आई थी, वो शिक्षा मंत्रालय के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। वो देश के सभी गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट फंडेड हो गया, प्राइवेट स्कूल, अर्बन और रूरल, ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों की रिपोर्ट वो सर्वेक्षण करता है, जबकि एनजीओ प्रथम के द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्ट की जाती है। ये दोस्तों रीडिंग और के अर्थमेटिक स्किल जो बच्चा है, ख़ासतौर से जो 3 साल से लेके 16 साल की उम्र तक के बच्चों की रिपोर्ट वगैरह ये करता है, और उनकी पढ़ने की क्षमता, जो रीडिंग कैपेसिटी है, पढ़ने की क्षमता, जो पाठ पढ़ने की क्षमता और अर्थमेटिक्स जो अंकगणितीय क्षमता है, उसका आंकलन ये हर साल करता है दोस्तों। अभी इस रिपोर्ट की हाईलाइट बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कोविड की वजह से ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महामारी के दौरान स्कूल के अंदर जो इनरोलमेंट है वो ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत है वो दुगुना हो गया। जो महामारी से पहले जो ग्रामीण भारत के अंदर जो बच्चे थे जो विद्यालय के अंदर एडमिशन वगैरह नहीं ले पाते थे, और महामारी के प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा है कि जितना उस टाइम का परसेंटेज था वो डबल हो गया कि इनरोलमेंट वगैरह बच्चे ले ही नहीं रहे। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं दोस्तों, उनके नामांकन के अंदर वृद्धि हुई है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर के बच्चों का इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, एडमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है निजी स्कूलों की तुलना के अंदर। तो ये भी एक चौंकाने वाली न्यूज़ है दोस्तों। आप देख सकते हो कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की कीमत पर नामांकन में वृद्धि हुई, निजी स्कूलों के अंदर कम हुई है। आंकड़े भी दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर 2018 के अंदर 64.3% बच्चों का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एडमिशन होता था। 2021 के अंदर बढ़ गए, कितना हो गया दोस्तों, 70.3% हो गया। अभी 70% बच्चे ग्रामीण स्कूल के अंदर, जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर पढ़ते हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान निजी स्कूलों का जो नामांकन है दोस्तों वो 32.5% से गिर के 24.4% हो गया। सरकारी स्कूलों के अंदर नामांकन बढ़ा है। इसका कारण क्या है दोस्तों? कारण आप सीधा सा है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना करना है। प्रत्येक परिवार है वहाँ कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसकी वजह से परिवार अपने बच्चों की जो शिक्षा वगैरह है वो भी प्रभावित हुई है दोस्तों, कि प्रत्येक परिवार वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो किफ़ायती निजी स्कूल वगैरह थे, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कोविड की वजह से बंद भी हुए हैं। इसके अलावा माइग्रेशन भी आपने देखा होगा महामारी के दौरान कितना व्यापक स्तर पे माइग्रेशन वगैरह हुआ। ये 3 से 4 कारणों की वजह से निजी स्कूलों के अंदर जो एडमिशन है बच्चों का वो गिरावट आई है 2018 से। तो ये महामारी की दौरान जो असर रिपोर्ट है इसके महत्वपूर्ण हाईलाइट अपने बात की दोस्तों। ये याद रखना कि ये एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा अगली जो ढाका के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर IORA की बैठक हुई है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई है दोस्तों। अब आपको सबसे पहले तो 21वीं बैठक हुई है। ये बैठक वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये देख लो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये IORA का फुल फॉर्म है, आप याद कर लेना दोस्तों। दूसरी चीज़ ये याद रखो कि ये ओनली मिनिस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। जो मिनिस्ट्रियल लेवल है केवल इसमें मंत्री स्तर के जो लोग हैं वो ही भाग लेते हैं। भारत की तरफ से जो गृह राज्य मंत्री है उनके द्वारा इस बैठक के अंदर 21वीं जो बैठक हुई है उसमें भाग ली गई। ठीक है, तो ओनली मिनिस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप याद रखना। अभी ढाका के अंदर 2021 के अंदर ढाका के अंदर 21वीं बैठक के तौर पे आयोजित की गई। ये जो IORA संगठन है दोस्तों, ये 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखोगे। दूसरा याद रखोगे कि इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 22 मेंबर हैं। इंडियन ओशन जो रिम एसोसिएशन, जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए जो तटवर्ती के देश हैं वो सारे के सारे इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। और कितने मेंबर है दोस्तों? 22 मेंबर, आप याद रखना। और इसका जो सचिवालय है दोस्तों, सेक्रेटरीट
ये मॉरिशस के अंदर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के कितने मेंबर है, कब स्थापना हुई और इसका सचिवालय कहाँ है और काम क्या करता है दोस्तों, ये है कि हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है, हिंद महासागरीय क्षेत्र के जो तटवर्ती देश हैं उनको उनके बीच में सहयोग वगैरह बढ़ाना, और ये एक मिनिस्ट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों अपन देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में। ये दोस्तों हाल ही के अंदर जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है उसका 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लॉन्च किया गया। तो कौन सा संस्करण दोस्तों? 7वां। आप ये याद रखना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये 2015 के अंदर शुरू किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? 2015 के अंदर शुरू किया गया था और हर साल आयोजित किया जाता है, यानी एक वार्षिक कार्यक्रम। और देश का विज्ञान के क्षेत्र के अंदर एक मेला लगता है, मतलब विज्ञान के क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा मंच है। उसमें सभी वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हो गया, छात्र वगैरह हो गए, शोधकर्ता वगैरह हो गए, और सारे के सारे इसमें सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। तो देश का सबसे बड़ा मंच है, ये भी याद रखना। 2021 का है वो दोस्तों विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR, उन तीनों के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भले इसका शुभारंभ है, लॉन्च वगैरह है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया हो, लेकिन इसका आयोजन है वो दिसंबर के अंदर होगा दोस्तों। दिसंबर में होगा। विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो DST विभाग है उसके द्वारा, और उसी विभाग के अंदर एक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद आती है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से तीनों के द्वारा गोवा के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। ये चीज़ भी आप फैक्ट याद रखना दोस्तों। अगली स्लाइड के अंदर आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों विज्ञान भारती के बारे में। अभी आपने देखा कि 2021 में विज्ञान भारती के सहयोग से ये महोत्सव है, ये आयोजन हो रहा है। तो आपको विज्ञान भारती के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। विज्ञान भारती एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन था दोस्तों। ये भारतीय विज्ञान संस्थान के जो बेंगलुरु के अंदर जो इंस्टीट्यूट है भारतीय विज्ञान संस्थान, उसके कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें से एक प्रोफेसर थे KI वासु के मार्गदर्शन से विज्ञान भारती एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन था जो 1991 के अंदर शुरू किया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों और मार्गदर्शन किसका था? KI वासु के मार्गदर्शन से ये आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन 1991 के अंदर शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, तब इसका नाम, जो स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है, इसका नाम विज्ञान भारती पड़ा था। 1991 में शुरू किया गया था। ये कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू किया गया था, एक इंस्टीट्यूट के जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, और इसका आगे चल के नाम पड़ा था इसका विज्ञान भारती। दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि युवा वैज्ञानिकों को अधिक रचनात्मकता और मौलिकता के लिए प्रेरित करना, स्वदेशी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करना, और जो युवा लोग हैं, युवा वैज्ञानिक हैं, उनको अधिक रचनात्मकता और मौलिकता के लिए प्रेरित करना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप विज्ञान भारती ये याद रखना, एक कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा ये शुरू किया गया था। KI वासु के मार्गदर्शन से शुरू हुआ था, एक स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी विज्ञान आंदोलन था। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। अब आपको सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। न्यूज़ के अंदर इसलिए है कि पंजाब सरकार के जो वन्यजीव बोर्ड है उसके द्वारा इसके संरक्षण का प्रयास तेज किए हैं। और 2019 के अंदर ये फैक्ट याद रखो, 2019 के अंदर सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य के द्वारा जलीय जानवर घोषित किया गया था। ये केवल, अब सिंधु नदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये केवल पाकिस्तान में इसके नाम से सिंधु नदी का जो निचला हिस्सा है, ये दो ही जगह पाई जाती है। एक तो पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी है, उसका जो निचला हिस्सा है तटवर्ती क्षेत्र के अंदर, और पंजाब है भारत का, उसकी सिंधु नदी की सहायक नदी जो व्यास नदी है पंजाब राज्य से होकर गुजरती है। तो सिंधु की सहायक नदी जो व्यास है उसके अंदर, और जो सिंधु नदी है उसके जो निचला हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर,
उसके अंदर ये सिंधु नदी डॉल्फिन पाई जाती है। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है, याद रखना दोस्तों। और भारत के अंदर 3 डॉल्फिन पाई जाती है, उसमें से एक तो सिंधु नदी डॉल्फिन होगी, दूसरी गंगा नदी डॉल्फिन होगी, तीसरी इरावदी डॉल्फिन। ये 3 डॉल्फिन भारत के अंदर पाई जाती है, यह भी याद रखना दोस्तों। अब सिंधु नदी डॉल्फिन है, उसका वैज्ञानिक नाम देख सकते हो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेटानिस्टा गंगेटिका माइनर। ये सिंधु नदी डॉल्फिन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ये इसका वैज्ञानिक नाम था। और जो IUCN की जो रेड लिस्ट है दोस्तों, उसमें लुप्त प्राय की श्रेणी के अंदर आता है। इंडेंजर्ड जो श्रेणी है EN, इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर, आप याद रखना दोस्तों। IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर सिंधु नदी डॉल्फिन आती है, ये भी याद रखना। और 2019 के अंदर पंजाब का जलीय जानवर भी घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। अब ट्राइफेड आदि महोत्सव के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया गया है, जो जनजातीय मंत्री है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब आपको आदिवासी जो आदि महोत्सव है उसके बारे में बता देता हूँ। क्यों दोस्तों, ये दोस्तों आदिवासी जो संस्कृति है, जो उनका खान पान है, जो शिल्प है उनका, और उनको वाणिज्यिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मेले के तौर पे महोत्सव आयोजित किया जाता है। उसमें आदिवासियों के द्वारा जो निर्मित जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग की जाती है दोस्तों, उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो कैसे जैसे करके जो आदिवासी लोगों का जो जीवन स्तर है वो बढ़ाने के लिए, उनकी आय वगैरह सुनिश्चित करने के लिए आदि महोत्सव शुरू किया गया था। 2017 से लगातार ये चल रहा है दोस्तों। 2017 में पहला आदिवासी महोत्सव शुरू किया गया था, और 2017 से लगातार जो आदिवासी समुदाय है उन लोगों की जीविका को सुनिश्चित करने के लिए, उनको आय वगैरह है उसको बढ़ाने के लिए, आदिवासी जो प्रोडक्ट वगैरह है उनकी मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आदि महोत्सव शुरू किया गया था 2017 में, आप याद रखना दोस्तों। और ट्राइफेड के द्वारा ये हर साल आयोजित किया जाता है। अब ट्राइफेड के द्वारा दोस्तों जो छोटे मोटे के वन उत्पाद है, ट्राइफेड की स्थापना है वो आदिवासी समुदाय के द्वारा जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है वो इकट्ठा करते हैं, उनकी मार्केटिंग करके, उनकी असेंबलिंग करके उनको व्यापार है उसको इंस्टीट्यूटलाइज यानी संस्थागत रूप देने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई थी दोस्तों। और ट्राइफेड दोस्तों एक सरकारी संस्था है, इसकी स्थापना 1987 के अंदर बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 है, उसके अंतर्गत 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ट्राइफेड एक सहकारी संस्था है जिसका मुख्य काम ये है कि आदिवासी समुदाय की जो आय वगैरह है उसको बढ़ावा देना, उनके द्वारा जो भी जो छोटे मोटे वन उत्पाद हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं, उनको व्यापार के लिए संस्थागत रूप देना, ये ट्राइफेड का मुख्य काम है दोस्तों। ट्राइफेड जनजातीय जो मंत्रालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है, और इसके द्वारा आदि महोत्सव हर बार आयोजित किया जाता है। और पहला जो आदिवासी महोत्सव है 2017 के अंदर आयोजित किया गया था। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आप याद रखना था। अब आपको लास्ट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में बता देता हूँ। क्यों न्यूज़ के अंदर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो 7,287 गाँव हैं जो 4G आधारित मोबाइल सेवाओं से वंचित हैं, उन गाँवों के अंदर 4G आधारित मोबाइल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की स्थापना करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 वर्षों के अंदर 6,466 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वो जो पैसे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा 5 सालों के अंदर खर्च किए जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। अब यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ ये याद रखो, इसकी स्थापना 2002 के अंदर, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसकी स्थापना 2002 के अंतर्गत हुई थी। और इसको दोस्तों भारतीय जो टेलीग्राफ अधिनियम है, भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के अंदर एक अमेंडमेंट करके इस जो निधि है उसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को स्थापना 2002 के अंदर हुई थी और वैधानिक दर्जा 2003 के अंदर मिला था दोस्तों। ये दूरसंचार विभाग के जो नियंत्रण है उसके अंतर्गत ये विधि काम करती है। और भारत की इसका जो भी फंड वगैरह है वो भारत की संचित निधि के अंतर्गत रहता है, और संसद की पूर्व अनुमति से ही जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसके जो पैसा है निधि का उपयोग किया जा सकता है। ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। और जो भी दूरसंचार वगैरह है, यूनिवर्सल सर्विस यानी
जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो दूरसंचार सेवाओं से वंचित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कार्य करने के लिए इस निधि की स्थापना की गई थी दोस्तों। और जो ये यूनिवर्सल जो ऑब्लिगेशन फंड है दोस्तों, उसके अंदर जो धनराशि है वो यूनिवर्सल सर्विस लेवी के माध्यम से इकट्ठा की जाती है। इतना सारा फंड वगैरह है वो कैसे आता है दोस्तों, एक यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाई जाती है जो उसके माध्यम से इस निधि के अंदर इकट्ठा किया जाता है। और जो यूनिवर्सल सर्विस लेवी है ये सभी जो दूरसंचार ऑपरेटर हैं, जितने भी दूरसंचार संबंधित जो भी ऑपरेटर वगैरह हैं, जो भी कंपनियां वगैरह हैं, उन पर उन पे एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू होता है, उस पर एक लेवी लगाई जाती है, यूनिवर्सल सर्विस लेवी। वो उसके माध्यम से इस निधि के अंदर जमा करके इस निधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों वन लाइनर के करंट के तौर पर अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बता देता हूँ दोस्तों कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक थे बाला साहब पुरंदरे। उनका निधन हो गया, देहांत हो गया दोस्तों। इनको शिव शाहिर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये शिवाजी जो महाराज है, शिवाजी महाराज से संबंधित जीवनी वगैरह इन्होंने क्या प्रसिद्धि वगैरह मिली थी, इसलिए उनको शिव शाहिर के नाम से जाना भी जाता है, उपनाम के तौर पे। और इनके द्वारा दोस्तों एक थिनग्या, जैसे कि आप नाम स्लाइड के अंदर देख सकते हो, उस नाम की पुस्तक को प्रकाशित किया था, जो शिवाजी शासन के काल के दौरान जो भी घटनाएं वगैरह हुई थी उसका विवरण वगैरह ये प्रस्तुत करती है। तो एक तो बुक का नाम याद रखना, दूसरा उनका उपनाम शिव शायर, और ये महाराष्ट्र के एक इतिहासकार थे दोस्तों, वन लाइनर के करंट के तौर पर। अगली स्लाइड के अंदर दोस्तों सेबी के द्वारा इन्वेस्टमेंट चार्टर जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोस्तों कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से निवेशक चार्टर जारी किया गया, ताकि जो निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके, साथ में क्या है कि निष्पक्ष और पारदर्शी सुरक्षित बाजार का माहौल बन सके। तो ये सारी की सारी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, जिसके बारे में अपन ने अच्छी तरीके से देखा दोस्तों, और इम्पोर्टेंट जो भी जितना एनालाइज कर सकते थे वो किया दोस्तों। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों कि आप इस वीडियो को अपने जो भी निजी दोस्त हैं उनको शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में बोलता हूँ दोस्तों आपको सभी को